जय हिंद दोस्तों। आज के पहले लेक्चर में आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा एथिक्स का फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। और एथिक्स को आप जानते हो कि नीति शास्त्र कहते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों नीतियों के निर्धारण करने में जो है काफ़ी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आए दिनों ज़िंदगी में हम ये सोचते हैं कि किसी भी बात का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन एथिक्स हमें ये सिखाता है कि हाँ या ना के बीच में भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, एक न्याय एग्जिस्ट करता है, जो हाँ या ना के अतिरिक्त भी एक न्याय एग्जिस्ट करता है। और ये वो भी वही व्यक्ति समझ सकता है जो एथिक्स को जो है समझता है, यानी कि नीति शास्त्र को समझता है। और एथिक्स का जो है एक काफ़ी टिपिकल विषय है। जिस प्रकार से पॉलिटिक्स एक बड़ा कठिन विषय है, जिसको वो फिजिक्स से भी कठिन माना जाता है। और दोस्तों अगर आप PSIR ऑप्शनल आपका है तो आप एथिक्स को बहुत ही ईजिली भाषा में समझ सकते हो कि यहाँ पे दुनिया के महान विचारकों चिंतन करने वाले और जो महान पर्सनैलिटीज़ रही हैं उनकी जो बातें हैं वो जो है आपके काम आने वाली हैं। एथिक्स दोस्तों धर्म भी नहीं है। अगर आप कहें कि एथिक्स एक धर्म है तो एथिक्स कोई धर्म भी नहीं है, बल्कि धर्म से ऊपर है, ठीक है। और एथिक्स किसी ना किसी कंडीशन में जगह स्थान समाज से बदलता रहता है। एथिक्स एक काफ़ी बड़ा टर्म है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति की जो मॉरलिटी होती है, ठीक है, वो दोस्तों जो है अगर बात करूं तो मॉरलिटी किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल होती है, जबकि एथिक्स एक बड़ा टर्म है, ठीक है। आपको मैं सिंपल भाषा में अगर ऐसे बताऊं कि एक जो है आप मान लीजिए कि आप पढ़ाने का प्रोफेशन है, ठीक है, आप मान लीजिए टीचर हैं, ठीक है। आपके पर्सनल मोरल कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपके जो एथिक्स हैं, जो स्कूल के रूल्स हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। यानी कि एथिक्स इज अ ब्रॉड टर्म एंड मोरलिटी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे जो है देखी जाती है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी है, ठीक, पुलिस का कर्मचारी है, वो मान लो अगर जो है शराब पिए हुए है, ठीक है, घर पे मान लो जो है शराब पिए हुए है, तो वो जो है मोरल नहीं है, ठीक है। कैसा नहीं है? मोरल नहीं है, लेकिन नहीं, वो जो है एथिकल नहीं है, ठीक है, और ना ही मोरल भी है, ठीक है। और दोस्तों मैं कई सारे एग्जाम्पल अभी आगे लेने वाला हूँ। दोस्तों एथिक्स कोई धर्म नहीं है, इसके पीछे कारण ये है कि धर्म जो है वो एथिक्स नहीं भी हो सकता है। जैसे धर्म में कई सारी कुरीतियाँ ऐसी थीं जो एथिक्स का तो निर्धारण कहीं भी नहीं करती थी, इसलिए धर्म एथिक्स नहीं भी हो सकता है, लेकिन धर्म को एथिक्स होना चाहिए। यानी कि रिलीजन शुड बी अ एथिक्स एंड हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र। और ये दोस्तों इतनी जो है इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है। और यूपीएससी के सिलेबस में एथिक्स का जो सिलेबस है उसमें दोस्तों 7 पॉइंट दिए गए हैं, आप उनको जो है पढ़िएगा। और एथिक्स की दोस्तों जो क्लास है उसको जो है हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको एथिक्स के जो सिलेबस यूपीएससी ने बनाया हुआ है उससे आपको थोड़ा सा जो है रूबरू करवा देते हैं, ताकि आपको जो है अलग अलग ना लगे कि ये जो है कहाँ से बोल दिया करके है। तो एथिक्स का जो है सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं, यूपीएससी का जो है क्या एथिक्स के बारे में कहता है। तो एथिक्स का दोस्तों सिलेबस जो है काफ़ी वाइड है, और इस पर अगर आपने फोकस नहीं किया, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं आपके, एथिक्स हो गया कैसे हो गया जिस पे लोग फोकस नहीं करते हैं, और यही है जो रैंक निर्धारण करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम एथिक्स में जो है आता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि एथिक्स का, चूँकि सीधी सी बात है, एथिक्स इंसानों से ही डील करता है, कुछ जानवर से तो डील नहीं करेगा। तो एथिक्स का ह्यूमन के साथ किस प्रकार से इंटरफेस होता है, तो कई जगह पे स्कूल कॉलेजेस मोहल्ला गली सब में जो है ह्यूमन ही फिर रहा है, तो उसके साथ कितने प्रकार से इंटरेक्शन होते हैं, इंटरफेस, इस पर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों एटीट्यूड पे, ये एक टॉपिक है इसका। उसके बाद एप्टीट्यूड और जो फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं सिविल सर्वेंट की, उस पर बात करेंगे, जैसे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप। ये सारे एक एक टर्म जो है आपके क्लियर होने चाहिए। और बेहतरीन अगर टर्म, देखो टर्म का पूरा खेल है, शब्दों का ही पूरा खेल है, तो टर्म जो है यूपीएससी के आप जो क्वेश्चन उसने बनाए हुए हैं उनसे भी निकाल लें। इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे जो है भावनाओं का प्रयोग कर सकते हो, जो मॉरल थिंकर हैं, फिलोसफर हैं इंडिया और वर्ल्ड से, उनकी बातें। उसके बाद दोस्तों जो है आपका केस स्टडी भी आती है, ठीक है, प्रोबेटी क्या होती है गवर्नेंस में, ये सब जो सिलेबस है आपका है, इसको एक बार सिलेबस को जरूर देख लें आप। चलिए जो है एथिक्स की पहली क्लास जो है उसका शुरुआत कर देते हैं। और हमारे सामने दोस्तों जो है एथिक्स की शुरुआत जो है हो चुकी है। उससे पहले दोस्तों मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो है आप PW से स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं PW का ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से किसी भी बैच को परचेज करोगे और हमारा PW का जो है कूपन कोड, डिस्काउंट कूपन कोड लगा दीजिएगा 6393 AEIE,
तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिससे ये पीपीटी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं एथिक्स होती क्या है। दोस्तों एथिक्स अगर बात की जाए तो एथिक्स सबसे पहली बात है कि ये ह्यूमन से डील करती है। एथिक्स जो है वो एक साइंस है। किस प्रकार की साइंस है? तो ये ह्यूमन वेल बीइंग की साइंस है, यानी कि इंसान की भलाई करने के लिए जिस विज्ञान का प्रयोग होता है, जिस साइंस का प्रयोग होता है, वो दोस्तों एथिक्स है। यानी कि एथिक्स की अगर बात किया जाए तो एथिक्स जो है इंसानों का भला किस प्रकार से बेहतरीन ढंग से किया जाए, इंसानों का यानी कि ह्यूमंस का, उनकी वेलबिंग भला किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, कई प्रकार की जो है, सीधी सी बात है, ऐसे भला किया जाए कि वैसे भला किया जाए, तो एक साइंस बन जाती है, मतलब एक विज्ञान बन जाता है कि कैसे भला किया जाए और नुकसान भी ना हो। मतलब सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तो एथिक्स एक प्रकार की क्या है, इंसानों की भलाई के लिए बनाई गई एक विज्ञान है, एक साइंस है, जो है आपकी नीति निर्धारण में इंसानों के लिए, चूंकि आप नीति किस लिए बनाओगे, नीतियां आप इंसानों के लिए तो बनाओगे, फिर कौन से बेस पर बनाओगे, क्या तर्क होंगे आपके पास, तो किस प्रकार से एक बेहतरीन ढंग से अच्छे से पॉलिसी बनाई जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेल बीइंग यानी कि भलाई का काम कर सकें इंसानों के लिए। इसका दोस्तों एम क्या होता है? तो इसका एम होता है इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति विशेष पे, और सोसाइटी की ओर, सोसाइटीज टुवार्ड्स एक्शंस एंड प्रिंसिपल्स दैट प्रमोट ह्यूमन फ्लरिशिंग एंड मिनिमाइज हार्म्स। दोस्तों इसका जो मेन लक्ष्य होता है वो दोस्तों ये होता है कि किस प्रकार से ह्यूमन जो है वो फ्लरिश करे। अब आप कहोगे सर ह्यूमन कैसे फ्लरिश करेगा? मतलब इसका काम होता है कि किस प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाए। छूट का मतलब ऐसा नहीं कि जो है तुम मतलब डिस्काउंट तुम्हें दिया जाएगा कि 15% का डिस्काउंट, 20%, ऐसा नहीं। ह्यूमन फ्लरिशिंग का यहाँ पे मतलब है कि आपको हम इतनी लिबर्टी देंगे जिससे मिनिमम हार्म हो। अब ये हार्म प्रिंसिपल अगर आप देखोगे तो इसने दिया था, जे.एस. मिल ने दिया था। उसने कहा था कि आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ से दूसरे की आज़ादी शुरू हो जाती है। ये हार्म प्रिंसिपल दिया गया था जे.एस. मिल के द्वारा, अगर आप PSIR आपका ऑप्शनल होगा तो। यानी कि ये ह्यूमन को फ्लरिश करने का जो है सिद्धांत है कि किस प्रकार से ह्यूमन जो है फ्लरिश करेगा, यानी कि अपनी जो है ह्यूमन ही नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे सोसाइटी यानी कि समाज और एक व्यक्ति विशेष किस प्रकार से जो है फ्लरिश करेगा, यानी कि फैलेगा, यानी कि प्रमोट किस प्रकार से उसको किया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो। मतलब नुकसान तो होना तय है, लेकिन हम उसको कम से कम नुकसान में जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपना डेवलपमेंट करे, अपना विकास करे, सोसाइटी का विकास हो और इंडिविजुअल का विकास हो। हम ऐसी जो है पॉलिसी बनाएंगे, हम ऐसे ह्यूमन वेलबींग का काम करेंगे एथिक्स के द्वारा। हाउएवर इट्स नॉट अ साइंस, हालांकि यह एक साइंस नहीं भी है इन द कन्वेंशनल सेंसेस, बट अ फिलोसफिकल एंड नॉर्मेटिव इंक्वायरी इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वेलबींग एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड। दोस्तों अगर कहा जाए तो ये एक साइंस भी नहीं है। अगर आप पुराने तरीके से चलोगे जो है साइंस का निर्धारण, तो साइंस के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, गाइडलाइन होती हैं, वेरिफिकेशन होता है, उस हिसाब से साइंस आप नहीं भी मान सकते हो। लेकिन ये एक प्रकार की नॉर्मेटिव साइंस है। कैसी साइंस है? अब पहले बात को समझिए, एथिक्स कैसी है? एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। अभी नॉर्मेटिव साइंस कौन सी होती है? देखिए, एक साइंस होती है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की, ठीक है, कि 2 + 2 = 4। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तय है, न्यूटन का सेकंड लॉ तय है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ तय है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ तय है। लेकिन एथिक्स एक प्रकार की साइंस है जो ये नहीं बताती है क्या है, व्हाट इज, ये नहीं बताती है, बल्कि एथिक्स आपको ये बताती है क्या होना चाहिए, व्हाट आट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, न्याय कैसा होना चाहिए, जस्टिस कैसा होना चाहिए, इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए, कोई पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। ये सिद्धांत जो आपको बताया वही एथिक्स है। यानी कि हमारे दिमाग में बहुत सारे जो है अच्छे और बुरे विचार होते हैं, और एथिक्स हमारे दिमाग में जो वो कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, गंदे विचार भरे हुए, उनको काटने का काम करती है, अपनी शार्पनेस के द्वारा, अपनी चाकू से काटने का प्रयास करती है। यानी कि एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि व्हाट इज इट डजंट मैटर, व्हाट आट टू बी इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स एंड इट इज अ साइंस। कौन सी साइंस है? नॉर्मेटिव साइंस है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एथिक्स इज द साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस। एथिक्स दोस्तों साइंस जो है वो सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं है कि अपना घर ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, ये ले लो, वो ले लो। एथिक्स जो है वो साइंस है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल हैप्पीनेस के लिए।
मतलब सबका सामंजस्य हो, मतलब सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा। तो ये इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब समावेशी, कोई छूटे ना, और ऐसी भी हैप्पीनेस नहीं लेकर आनी है कि पता चला उस हैप्पीनेस का कोई मोल ही ना हो। जैसे मान लो आप जर्मी बेंथम बन गए, आपने कहा कि ज़िंदगी का उसूल क्या है, तो तुमने कहा कि हैप्पीनेस है, खुशी है, फिर चाहे किसी को मार के आए। तो ये जर्मी बेंथम भी नहीं बनना है, तुम्हें बनना है यूटिलिटरी, तुम्हें बनना है जेएस मिल। जेएस मिल जो है वो पीटर था जिसने अपने मास्टर को ही डिनाइड कर दिया था। यानी कि वो कहता है कि हैप्पीनेस क्वांटिटी के बेस पे नहीं होती है, कि जर्मी बेंथम कह रहा है कि क्वांटिटी के बेस पे होगी तो जो है तुम कुछ भी मतलब जो है हैप्पीनेस को जो है तौल दे रहे हो कि बस खुशी आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियन हीडोनिज्म, सुखवाद। नहीं, हैप्पीनेस is not only a quantitative term but it also encompasses qualitative meaning. That means you have to adopt certain principles and rules from the Socrates idealism। यानी कि तुम्हें जो है कुछ सुकरात के भी आइडल को अपनाना पड़ेगा कि सिर्फ जो है खुशी का मतलब ये नहीं है कि किसी भी जानवर विशेष को जो है मार कूट करके जो है तुम बस खुशी खुशी बस ढूंढ रहे हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिंदगी का पर्पज क्या है वो तो किसी को ना पता है, ना तुम्हें पता है ना हमें पता है। लेकिन एथिक्स क्या कह रही है? एथिक्स का मतलब है क्या, ऐसी बेटा हैप्पीनेस ढूंढो कि जो है लंबा टिके, सस्टेनेबल हैप्पीनेस हो। ऐसा नहीं कि जो है अभी पता चला पी लिए और सुबह तक उतर गई, तो ये सस्टेनेबल हैप्पीनेस नहीं है। आप ऐसे एग्जाम्पल समझ लो थोड़ा सा। फिर सस्टेनेबल हैप्पीनेस का मतलब क्या है? सस्टेनेबल हैप्पीनेस का मतलब है कि वो एथिकल होना चाहिए, कंसिडरेशन में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो वो नैतिक होना चाहिए, और तुम एथिक्स ही नहीं भी डिफाइन कर पाओगे। सबसे पहली बात तो यही है। जैसे उसकी मोरलिटी टेस्ट करो कि वो नैतिक है काम की नहीं है। जैसे जानवर को मारना है मोरल नहीं है, तो सस्टेनेबल हैप्पीनेस आपकी नहीं हुई, भले तुम्हें खुशी आ रही हो। इंक्लूडिंग जस्टिस, न्याय होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए, ड्यूटीज कुछ होनी चाहिए। अब दोस्तों जो है कुछ प्राइमरी फंक्शन और कुछ ऑब्जेक्टिव जो है एथिक्स के समझ लेते हैं। तो आपने ये समझा कि एथिक्स जो है कॉम्प्लेक्स और मल्टी फैसेटेड फील्ड है, यानी कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और मल्टी फैसेटेड फील्ड है, मतलब काफ़ी जटिल विषय है। एथिक्स मतलब अब इसे समझ लीजिए कि इतना आसान काम नहीं है नीति को निर्धारण करना, नीति शास्त्र को पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे मामले आपके सामने आएंगे कि आप सोचोगे ये करें कि वो करें, वो करें कि ये करें, ए करें कि बी करें, बी करें कि सी करें, डी करें कि ई करें। ये सबकी बस की बात नहीं, पहले तो आप ये समझ लें। इसलिए लिखा है कि एथिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैसेट फील्ड। यहाँ पे आपको मल्टी डायरेक्शन में देखना पड़ सकता है। एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फिलोसफिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। इसमें आप कोई भी बात को एक साथ नहीं कह सकते हो, सीधा कर सर्किट आप जवाब नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड दोस्तों करता है उस समय की जो फिलोसफिकल और जो कल्चरल ट्रेडिशन है। मतलब किसी कल्चर में जो है जानवर को मारना अच्छी बात है, किसी कल्चर में जानवर को मारना बुरी बात है। किसी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स को अच्छी तरजीह दी जाती है कि ये नॉर्म्स अच्छा है, किसी सोसाइटी में उस नॉर्म्स को तरजीह नहीं दी जाती है। आप ऐसे समझ लें कि जो है आप अगर हिंदुस्तान में हिजाब पहनते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ईरान में पहन लो तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। हिंदुस्तान में अगर आपको जो है अवार्ड किसी चीज़ के लिए मिलता है तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कंट्री में भी अवार्ड आपको उसी चीज़ के लिए मिल जाए। समझ रहे हो बात को? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो एथिक्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतनी ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। द प्राइमरी फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव एथिक्स इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन आर रूटेड इन एलिवेटिंग ह्यूमन सफरिंग एंड अचीविंग एनलाइटनमेंट। जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में अगर आप देखोगे तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, बुद्धिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर हैं 2 मेरे, देख लीजिएगा उसको। तो बुद्धिस्ट दोस्तों ऐसा मानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी का जो एथिक्स है वो ये होना चाहिए कि ह्यूमन सफरिंग को एंड किया जाए, और हमें दुख तकलीफ बाधा किंतु परंतु ये सब काहे होता है। तो बुद्धिज्म बताता है कि दुख का मेन कारण है अटैचमेंट, यानी कि तुम ये मान लेते हो दिस इज माइन, दिस इज थाइन, ये अपना है, ये पराया है, और तुम ये मान लेते हो कि हाँ मतलब यही दुख का कारण है, जो तुम अटैचमेंट बनाए हुए ना कि ये अपना है, ये पराया है, और बस इसीलिए तुम्हें दुख होता है। जो दिन तुम मान लो कि सब ढोंग है, नौटंकी है, ड्रामा है, तो उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओ। और जैसे तुम्हारा नोकिया का फ़ोन जो है तलैया में गिर गया तालाब में, वही दिन तुम जो है एकदम सोचते हो। तो बुद्ध तुम्हें पहले बता रहे हैं कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ना तुम लेके आए हो ना लेके जाओगे, लेकिन तुम तो जो है नहीं समझ आ रहा है। तो बुद्धिज्म का यही कहना है
अचीविंग इनलाइटनमेंट। दोस्तों दुख का मेन कारण अज्ञान भी है, इग्नोरेंस भी है। हम ये मान लेते हैं इग्नोरेंस में अपनी कि जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं। मतलब अगर तुमने किसी का दान किया, दक्षिणा किया, तो तुम समझते हो कि तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो? जैसे तुमने मान लो किसी एग्जाम को फोड़ दिया, तो तुमने सोचा कि हमने फोड़ दिया। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कहे कि हमने इस मरीज को ठीक कर दिया, तो तब नहीं ठीक कर पाए थे जब किसी को नहीं ठीक कर पाया था, तुम कहाँ चले गए थे? कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का सबसे दुख का कारण यही है कि वो सोचता है कि वो कर रहा है, जबकि उसके कर्म जो है वो बन कर वापस आते रहते हैं। ठीक है? और मनुष्य हमेशा बिकमिंग की प्रोसेस में रहता है। जिस प्रकार से एक नदी में जो है पानी जो होता है वो आपको ऐसा लगता है कि ठहरा हुआ है, लेकिन वो पानी कंटिन्यू फ्लो में है, ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है उसको इनलाइटनमेंट से भरो, ज्ञान से भरो। जब ज्ञान से भरोगे तो आपको पता चलेगा सब ढोंग है, सब मोह माया है, सब मिथ्या है। अद्वैत फिलॉसफी, शंकराचार्य, जगत मिथ्या, लेकिन तुम्हें तो नहीं। तो बात को समझते रहो। आगे क्या कह रहा है कभी, वाइल इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन, पश्चिमी देशों में अगर आप देखोगे, एथिक्स एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इशूज रिलेटेड टू मोरालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन वेलबींग। वेस्टर्न ट्रेडिशन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है मेन जो एथिक्स के क्वेश्चन रहते हैं वो ये रहते हैं कि मोरालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, जॉन रॉल्स की थ्योरी, ह्यूमन वेलबींग कैसे करनी है, भलाई कैसे करनी है, और डिफरेंट फिलोसफर जो है वेस्ट में रहे हैं। दोस्तों वेस्ट के जो फिलोसफर हैं उनको मैंने लेक्चर दे रखे हैं, 15 जने 16 लेक्चर हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होगी, उसको देख लें आप। वेस्ट के फिलोसफर को मैंने पढ़ा रखा है। अब दोस्तों बुद्धा का जो है एथिकल फ्रेमवर्क क्या है, जो प्राइमरी फंक्शन है बुद्धा के एथिकल फ्रेमवर्क का। बुद्धिज्म में दोस्तों कहते हैं कि एथिक्स प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन एड्रेसिंग द रूट काज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। यानी एथिक्स ही जो है ह्यूमन के जो सफरिंग है, यानी कि जो झेल रहा है एक इंसान, जो सफरिंग झेल रहा है, दुख तकलीफ बाधा बलाए, ये सब जो है इसका रूट काज जो है वो जो है एथिक्स ही बता सकती है, नीति शास्त्र ही बता सकता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एथिक्स अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज टू गाइड इंडिविजुअल्स ऑन अ पाथ टुवर्ड एनलाइटनमेंट एंड लिबरेटिंग फ्रॉम सफरिंग। यानी कि बुद्धा के अनुसार जो नीति शास्त्र का मुख्य काम है, एथिक्स का मुख्य काम है, वो आपको जो है इनलाइटनमेंट की ओर, यानी कि जो है एजुकेशन का काम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पहले आप समझ लें। इज नॉट इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटमेंट। आप एक जिंदा दिमाग बन जाए, और एक जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग एक जिंदा दिमाग कर सकता है। लेकिन हम सब क्या सोचते हैं कि एजुकेशन का मतलब है एक नौकरी मिल जाए, आराम से जो है जिंदगी कटे। बुद्धा कह रहे हैं नहीं, एथिक्स का काम है एनलाइटनमेंट। और बुद्धा की तरीके जिस दिन तुम एनलाइटनमेंट हो गए तो ये देश जानता है इंसान से भगवान बनाने की कला। समझ रहे हो? यानी कि जो एथिक्स का काम है वो एनलाइटनमेंट है। आदमी जो है गुरु बाबाओं के पास क्यों जाता है? क्योंकि उनके पास क्या है? एथिक्स है, नीति शास्त्र है। वो जानते हैं क्या सही है, क्या तर्क सम्मत है, क्या जो है सर्वसम्मत है, क्या धर्म सम्मत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म एथिक्स नहीं है, लेकिन धर्म को एथिक्स होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बाबा बहुत ज्ञानी होते हैं या बाबा बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं या फिर वो जो सब बताते हैं सही है। मैं कुछ की बात कर रहा हूँ सेलेक्टिव। तो बुद्धा ने क्या बताया? बुद्धा ने बताया कि एथिक्स का काम है आपको जिंदा करना, शरीर से नहीं कि हाथी ऐसा फुलाए घूम रहे हो, दिमाग से, और लिबरेट करना दुखों से। और दुख का मेन कारण क्या है? तुम्हारा अज्ञान। जो तुम ये मान लेते हो कि दिस इज माइन, दिस इज थाइन, दिस इज द मेन काज ऑफ योर सफरिंग। अटैचमेंट इज द मेन रूट कॉज ऑफ द ऑल द सफरिंग दैट यू आर करिंग। बुद्धा की एथिकल फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? बुद्धा का दोस्तों एथिकल ऑब्जेक्टिव जो है फ्रेमवर्क का है टू कल्टीवेट मोरल वर्च्यू एंड विजडम। दोस्तों आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि सिविल सर्विस की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उसका परम जो स्लोगन है वो क्या है? सीलम परमम भूषणम, यानी कि वर्चू वो जो है आपका परम आभूषण होनी चाहिए। और वर्चू का मतलब होता है एक्सेलेंसी। और एक्सेलेंसी आएगी कैसे? जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे। और हमारा अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करोगे तो उसमें शायद जो है आर्टिकल नंबर 51
ए, सब क्लास साइज जे। वो दोस्तों यही कहता है कि व्यक्ति को जो है भारत में एक्सीलेंसी हासिल करनी चाहिए, एक्सीलेंसी की ओर ही अग्रसर होना चाहिए। लेकिन हम वर्चू नहीं लगते हैं, हम विजडम नहीं रखते हैं, हमारे अंदर विवेक नहीं है, हम दो चीज़ों का सही गलत नहीं निर्धारण कर पाते हैं। इतना कमज़ोर दिमाग हो चुका है क्योंकि आप उन्हीं सब चीज़ों को जो है आज तक कूड़ा कबाड़ भरते रहे, कभी इस पर विचार नहीं किया आपने। विद हेल्प्स इंडिविजुअल्स ओवरकम इग्नोरेंस, अटैचमेंट एंड एवर्जन। हमारे अंदर इग्नोरेंस है, अज्ञान है, अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब हम दुनिया से अटैचमेंट कर लेते हैं। एवर्जन, द थ्री पॉइजन बिलीव टू बी एट द रूट ऑफ सफरिंग। ये तीनों दोस्तों जो है, जो जहर हैं, ये आपकी जो है सफरिंग का मुख्य कारण है। कौन कौन से आपको बताया? इग्नोरेंस, यानी कि जो है आपका जो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, वो आपका मुख्य कारण है। दूसरा अटैचमेंट, यानी कि अटैचमेंट आप मान ले तो ये अपना वो पराया है, ये हमारा है, तुम्हारा है। एवर्जन मतलब जो घृणा किसी से कर लेते हो, नफरत कर लेते हो। नफरत किस बात से? सब में ही वही नूर समाया है। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम अपने से ही नफरत कर रहे हो, तुम ही पहले गंदे हो रहे हो। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम खुद नहीं बच सकते हो, तुम्हारे विचार गंदे होंगे, और जो तुम्हारे विचार गंदे होंगे तुमसे कर्म गंदे होंगे। इसलिए विचार हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म का निर्धारण करेंगे, यही तुम्हारी सोच को बढ़ाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति गलत भाव मत रखो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। जैसा किसी के बारे में सोचोगे तुम्हारे विचार भी वैसे बनेंगे, और जब तुम्हारे विचार गंदे बनेंगे तो तुम व्यक्ति भी गंदे बनते टाइम नहीं लगेगा। अगले, द अल्टीमेट गोल इज टू अटैन निर्वाण, अ स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। बुद्धा के अनुसार दोस्तों निर्वाण प्राप्त करना हमारा अल्टीमेट एम है, जिसका मतलब है, निर्वाण का मतलब है कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। समझ रहे? दुख से हम निजात पा लें, क्योंकि हमारी अटैचमेंट खत्म हो गई, सारी इच्छाएं खत्म हो गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमारा कोई सवाल नहीं रहा। इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि इस मार्ग को तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो बुद्ध कहते हैं कि इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए वो 8 फोल्ड पाथ बताते हैं, अष्टांगी मार्ग बताते हैं। क्या मार्ग है इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए? राइट व्यू, सही देखो, सम्यक दृष्टि। अब तुम क्या देखते हो? कमेंट करो। राइट माइंडफुलनेस, हमेशा जो है एकदम आपकी जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो भरा होना चाहिए। भरा का मतलब किसी प्रकार की जो है ऊट पटांग चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो है संतृप्त, एकदम खुश। राइट कंसंट्रेशन, सही जगह पे चिंतन करो। अब तुम ये सोच रहे हो कि पड़ोसी जो है कैसे अमीर हुआ जा रहा। राइट एफर्ट, सही प्रयास करो, सम्यक प्रयास करो। अब आप कहोगे सर सम्यक प्रयास तो सभी करते हैं, सही प्रयास सभी करते हैं। नहीं, तुम सोचते हो कि इसको गिरा करके हम आगे बढ़ें, ये गलत प्रयास है। राइट लिवलीहुड, सही तरीके से जीविका चलाओ। ये नहीं किसी जानवर को मार करके, किसी की मृत्यु कारित करके तुम जो है जीविका अपनी चला रहे हो, तो तुम्हारे बीवी बच्चा जो है भुगतेंगे आगे। राइट एक्शन, सही कर्म करो। समझ रहे हो? हाँ। राइट स्पीच, सम्यक बोलो, अच्छा बोलो, मधु बोलो, मृदु बोलो। राइट इंटेंशन, कभी किसी के प्रति जो है गलत इंटेंशन ना रखो, मनोभाव ना रखो। हमेशा सबका अच्छा सोचो, तुम्हारा भी अच्छा होगा। दीज प्रिंसिपल्स गाइड एथिकल कंडक्ट एंड परसूट ऑफ एनलाइटनमेंट। ये अगर प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को जो है आप परसूट करते हो तो आप एनलाइटनमेंट हो जाओगे। दोस्तों वेस्टर्न अगर एथिकल ट्रेडिशन में बात की जाए तो जो प्राइमरी फंक्शन वहाँ का है वेस्टर्न में, एथिकल ट्रेडिशन में अगर देखोगे, ह्यूमन बिहेवियर और उसकी मोरल जो डिसीजन मेकिंग है, यानी कि इंसान का, ह्यूमन का बिहेवियर और उसका जो मोरल डिसीजन मेकिंग है, इसको गाइड करना, ये वेस्ट में है। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग। और ये दोस्तों प्रोवाइड करता है एक सिस्टम को, वैल्यूज को और कुछ प्रिंसिपल को वेस्ट में, कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे आप मोरल डिसीजन लोगे और कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करना चाहिए। दोस्तों वेस्ट का थिंकिंग है। वेस्ट के बारे में दोस्तों एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि वेस्ट जो माइंड है उसको आत्मा मानता है ज़्यादातर केसेस में, ये पता होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्टर्न एथिक्स वेरीज among डिफरेंट फिलोसफर एंड एथिकल थ्योरीज।
दोस्तों वेस्टर्न का जो ऑब्जेक्टिव है वो कई सारे वेस्ट में फिलासफर हुए हैं। मैं आपको बता दूं वेस्ट के फिलासफर मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखे हैं, 16-17 हैं, आप देख लीजिए लेक्चर। जैसे कार्ल मार्क्स के दोस्तों विचार आपने सुनेंगे वेस्ट का है, तो उसके अलग विचार हैं, ठीक है। वो सोशियो इकोनॉमिक जो इनजस्टिस है इस पर काफ़ी विशेष ध्यान देता है कि सोसाइटी और इकोनॉमी के लेवल पे सोसाइटी एक समान होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये इनइक्वालिटी को समाप्त कर देना चाहिए ताकि जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बन पाए, कार्ल मार्क्स के शब्दों में। दोस्तों वेस्टर्न एथिक्स जो है वो इनकम्पास जो है करते हैं, शामिल करते हैं वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, जैसे इंडिविजुअल राइट्स, जैसे नेचुरल राइट्स होने चाहिए कि नेचुरल राइट्स नहीं होने चाहिए, रीजन होना चाहिए, पैशन डोमिनेट करता है। तो राइट्स पे बहुत विशेष ध्यान देता है वेस्टर्न जो एथिक्स है, जस्टिस पे ध्यान देता है, फ्रीडम पे ध्यान देता है, इक्वालिटी पे ध्यान देता है। ये वेस्टर्न की वैल्यू है। और उनके यहाँ पे कुछ सिद्धांत और भी, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम, जिसने दोस्तों कहा था कि जो है जिसकी उपयोगिता ज़्यादा है उपयोगिता से डिसाइड करो, जो उपयोगी है वही जो है अच्छा है। डीओंटोलॉजी का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का प्रोसेस सही है वो चीज़ ठीक है। मतलब महात्मा गांधी का कहना है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो प्रोसेस सही होना चाहिए, सही मीन्स होनी चाहिए। जबकि वेस्ट में अगर आप इमैनुअल कांट को देखोगे तो इमैनुअल कांट दोस्तों कहता है कि प्रोसेस सही होना चाहिए। मतलब आप किसी व्यक्ति विशेष, जैसे वाइट बर्डन थ्योरी क्या कहती है, ब्रिटिशर्स ने हमको यानी कि हिंदुस्तानियों को सिविलाइज करने के लिए एक्सप्लॉइट किया। ऐसा दोस्तों वाइट बर्डन थ्योरी जो है ब्रिटिश के द्वारा कही जाती है कि वो हमें सिखा रहे थे ताकि हम अच्छे बन जाएं, और इसीलिए वो हम लोगों को जो है अत्याचार कर रहे थे। लेकिन उन्हीं के यहाँ पे पैदा हुआ इमैनुअल कांट कहता है कि आप किसी व्यक्ति की डिग्निटी को नहीं नुकसान पहुंचा सकते हो। यानी कि वो किसकी बात कर रहा है कि आप किसी लक्ष्य पर प्राप्ति करने के लिए आपने भारतीयों का नुकसान कर दिया, ऐसा उसने कहा नहीं है। मतलब उसके प्रिंसिपल ऐसे हैं कि आप किसी लक्ष्य को, जैसे भारतीयों को अच्छा बनाने के लिए, सिविलाइज बनाने के लिए, ये वो बकलोल हमें सिविलाइज बनाएंगे जहाँ पे इंडस वाली सिविलाइजेशन बकलोल, तो उन्हीं का इमैनुअल कांट जो दोस्तों है वो कहता है कि आपकी जो प्रोसेस है, मीन्स है, वो भी सही होने चाहिए, उससे भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों मैकियावेली भी पैदा हुआ इटली में, वेस्ट में। वो दोस्तों कहता है कि नहीं, एंड सर्वोत्तम होना चाहिए, मीन्स कुछ भी रखो, जीत होनी चाहिए। उसको दोस्तों कॉन्सिक्वेंशलिस्ट फिलॉसफी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा याद रखिएगा। वर्चू एथिक्स, जिस पर सुकरात ने अच्छा काम किया है कि व्यक्ति को एक्सीलेंस को हासिल करना चाहिए, और एक्सीलेंस नॉलेज से आएगी। ये दोस्तों वेस्टर्न में जो है जोर उनका रहता है, ठीक है। और दोस्तों क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे मार्क्स का बहुत ध्यान है। मार्क्स जो है दुनिया से क्लास को ख़त्म करना चाहता है, अमीर और गरीब किसी प्रकार की क्लास नहीं रहनी चाहिए संसार में, और उसका भी इस प्रकार का एथिक्स है, ये वेस्ट में दिया गया। दोस्तों मार्क्स दोस्तों कहता है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी से अनइक्वलिटी जो है जन्म लेती है। क्योंकि इसी से जो है प्रॉपर्टी किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, और फिर जो है ये खींचतान चलती है, और फिर जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स का। तो अमीर गरीब का गैप खत्म हो जाना चाहिए। हिरार्की, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखोगे आप हिरार्की मिलेगी। बुर्जुआ जो होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो क्या करते हैं कि हिरार्की सेट कर लेते हैं कि तुम गरीब हो, हम अमीर हैं, हम तुमसे बड़े हैं, ये हैं वो हैं, फिर तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन करता है। डोमिनेशन, मार्क्स दोस्तों कहता है कि कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है, जो वर्किंग क्लास होती है, उसके ऊपर डोमिनेशन करता है। मतलब नई टेक्नोलॉजी ले आएगा, फिर वर्किंग क्लास को कम पेमेंट देगा। जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वर्किंग क्लास के साथ जो है डील करेगा कि हम तुम्हें इतना पैसा नहीं देंगे, काम करना हो तो करो, ना करना ना करो, पूरा पैसा नहीं देगा, कम पैसा देगा ताकि जो है तुम दूसरे दिन काम पे आओ। एक्सप्लॉयटेशन भी करता है, मार्क्स का मानना है। इनजस्टिस, अन्याय भी करता है कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म दोस्तों जब अन्याय करता है तो वो क्या कहता है, तो वो कहता है दोस्तों, उसका भी एक तर्क रहता है। वो कहता है कि इस दुनिया में जो है व्यक्ति जो जन्म लिया है उसका जो नेचर है वो यूटिलिटेरियन टाइप का है। मतलब वो हमेशा जो है
सुख ही ढूंढता है और जिसके लिए वो कुछ भी हद तक जा सकता है। तो हमारा नेचर ही ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, तो हमारी क्या गलती है? कैपिटलिस्ट वालों का ये कहना रहता है। तो मार्क्स कहता है कि क्लास खत्म हो जानी चाहिए, कम्युनिज्म स्थापित होना चाहिए। अब कम्युनिज्म दोस्तों क्या है? कम्युनिज्म दोस्तों ऐसा ये है कि जो अमीर गरीब है ना, उसमें वायलेंट एकदम जो है मार कटापा कर दो, ठीक है, सब खत्म कर दो, और फिर इस्टेब्लिश होगा सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट स्टेट में क्या होगा? कुछ लीडर जो है समाज का कल्याण करेंगे, लेकिन एक समय के बाद कम्युनिस्ट आएगा, मतलब फिर कोई लीडर ही नहीं रहेगा। ये दोस्तों है। हालांकि कम्युनिस्ट कभी ज़िंदगी में आ नहीं पाया। तो दोस्तों एथिक्स क्या आपने देखा? एथिक्स समाज में हैप्पीनेस लाने का प्रयास कर रही है, खुशी लाने का प्रयास कर रही है, ताकि समाज में जो बुराइयां हैं वो हटें और जो अच्छाई है वो बढ़े। जेंडर जस्टिस हो, जैसे हमारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जेंडर जस्टिस के नाम पे 33% की बात की जाती है, वो भी 15 सालों में बात की जाती है। 50% की बात नहीं करते हो, जेंडर जस्टिस की बात की है। दोस्तों ये ह्यूमन वेलबींग की भलाई की बात करता है, किसी एक व्यक्ति की विशेष की बात नहीं करता है, इंडिविजुअल लेवल बात करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी पूरी इन पुरुषों को ही तवज्जो दे दे। एथिकल आइडियाज की भी बात करता है कि क्या नैतिक आइडियाज है। ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, सीधी सी बात है, जहाँ पे अगर आप नैतिक हैं तो फिर ट्रांसपेरेंसी सीधी बात होगी। डिसीजन मेकिंग में कैसे आपने निर्णय लिया, ऐसा तो नहीं पीछे से जो है आ गया और एक बैग कि लो जो है महाराज जी और भिजवा देंगे, कल टेंडर पास हो जाना चाहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हो, ये भी दोस्तों जो है ये बताती है, ये क्वांटिफाई करती है कि हैप्पीनेस भूटान में कितनी है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकाली जाती है, कितनी चोरी हो रही, कितनी चपैठी हो रही है। तो डेनमार्क और ये सब स्कैंडियाई कंट्री ऊपर रहते हैं। तो दोस्तों एथिक्स आपने क्या सोचा कि एथिक्स एक साइंस है डायलेमा सॉल्विंग की। जब कई प्रकार की दुविधाएं खड़ी हो जाती हैं तो एथिक्स हमें निर्धारण करने में मदद करती है कि क्या निर्णय लेना चाहिए, यानी कि डायलेमा सॉल्व करती है, दुविधाओं को सॉल्व करती है। किस प्रकार का डायलेमा? गुड वर्सेज गुड। अब आप कहोगे सर मतलब गुड अच्छे और अच्छे के बीच में डायलेमा कैसे हो जाएगा? अरे आप ऐसे मान लो कि तुम्हारा एक मित्र है, ठीक है, उसने मान लो जो है पूरी ज़िंदगी भर तुम्हारी मदद की है, पैसा जब मांगे तब तुम्हें दे दिए और तुम अधिकारी बन गए। तुमसे कह दिया कि ये वाला टेंडर जरा पास करवा देना। अब अगर तुम टेंडर नहीं पास कराओगे, ये मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी को कोई पैसे दे दे और फिर मोदी जी से इलेक्शन जीतने के बाद कहे कि ज़रा ये काम सर कर देना, तो क्या मोदी जी मना कर देंगे? तो गुड वर्सेज गुड का डाउन, ये जो है एथिक्स बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। और राइट वर्सेज राइट, दोनों ही राइट हैं, तो कौन राइट ज़्यादा राइट है, कौन ज़्यादा सही है? बड़ा दुविधा वाला मामला है, समझ रहे हो? जैसे गुड वर्सेज गुड का बेहतरीन डायलेमा ये है कि एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन माइट फेस अ डायलेमा व्हेन allocating लिमिटेड मेडिकल रिसोर्स टू पेशेंट एज दे मे हैव टू चूज बिटवीन सेविंग टू इक्वली डिजर्विंग लिव्स। दोस्तों अगर मान लीजिए कि 2 पेशेंट हैं, सेम बीमारी है, लेकिन जो रिसोर्स हैं वो एक ही मरीज के लिए हैं, तो अब तो फंस जाएगा ना, किसको दें? तो ये तो बड़ा विचित्र हो गया समस्या। राइट वर्सेज राइट का डायलेमा है। राइट वर्सेज राइट का डायलेमा कैसे है? राइट वर्सेज मतलब दोनों ही व्यक्ति सही हैं, समझ रहे हो? मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका जो है जो मालिक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका मालिक है वो चाह रहा है, जैसे मान लो उसके ऊपर प्रेशर आया है कि आज ही कोई काम ख़त्म करना है, ऊपर से आदेश आया हुआ है और आपकी छुट्टी का टाइम हो गया है, आप जाने वाले हो और आपसे कह दिया कि सर आज आप नहीं जा पाओगे और आपको ये काम करना पड़ेगा, और आपने 2 महीने से छुट्टी भी नहीं ली हुई, अब फंस गए। अब आप दुनिया के आर्गूमेंट दोगे कि 2 महीने से हमने कोई छुट्टी नहीं ली थी और तुम्हें जो आज ही हमने जब जाना हुआ तब जो तुमने हमारे ऊपर काम लाद दिया। आज देखो मालिक भी सही है, क्योंकि उसका जो है धंधा चौपट हो जाएगा अगर आज जो है काम करके नहीं भेजा, और वो भी सही है, तो फंस गए डायलेमा में। बस यही तो एथिक्स है, मज़ा ही तो पैसा छोड़ो अच्छा तो ये जो है आपको समझ आया। और अगले दोस्तों लेक्चर जो होगा, ठीक है, तो उसमें दोस्तों जो है हम बात करेंगे एथिक्स के ऊपर और अच्छे से। और आज दोस्तों जो एथिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो दोस्तों आज हुआ। और अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप चाहते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे लेक्चर हैं और यूपीएससी PSI ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करना प्रेस करना ना भूलें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। धन्यवाद।